फ्रेंड्स, अब हम समझने जा रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बट उससे पहले हम समझेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, और सबसे पहले हम ये देखेंगे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। ये देखिएगा, ये जो धातु की पट्टी होती है, ये धातु की पट्टी ही कहलाती है इलेक्ट्रोड। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड। किसी भी धातु की पट्टी को हम इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। अब जब किसी धातु की पट्टी को हम किसी धातु आयन के विलयन के अंदर डुबोते हैं, किसके अंदर डुबोते हैं? धातु आयन के विलयन में। जब किसी भी धातु को हम धातु आयन के विलयन में डुबोते हैं तो इस धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है वो विभव कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। और अगर इसी इलेक्ट्रोड विभव को हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा इस धातु आयन की विलयन की सांद्रता 1 मोलर लेकर ज्ञात करें तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। याद रखिएगा, ये मानक परिस्थितियां होती है कौन कौन सी? तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, सांद्रता 1 मोलर तथा अगर दाब की बात की जाए तो दाब 1 एटीएम। ये तीनों परिस्थितियां मानक परिस्थितियां कहलाती है। और इन परिस्थिति में जब हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। एक और बार देखते हैं हम हमने क्या किया। हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर इस धातु की छड़ को धातु आयन के विलयन में डुबोया। धातु आयन के विलयन की सांद्रता हमने 1 मोलर ले रखी थी। इस स्थिति में इस धातु और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न हुआ उस विभव को हमने नाम दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, अगर परिस्थितियां मानक नहीं हो तब उस विभव को हम केवल इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे तथा उसे ई से प्रदर्शित करेंगे। देखिएगा, अब हमको विभिन्न धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात ई नॉट के मान को ज्ञात करना होता है, किंतु हम किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को अकेले ज्ञात नहीं कर सकते। उसका निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें एक और इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। हम यहां पर एक और इलेक्ट्रोड लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इस इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड मानकर, क्या मानकर? संदर्भ इलेक्ट्रोड मानकर इस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें उसके लिए एक और इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, और उस इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड मानकर हम इसके सापेक्ष किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और चूंकि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये मानक परिस्थिति में तैयार किया जाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो यहीं से आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है। देखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को ज्ञात करने के लिए हमें एक संदर्भ इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। उस संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। और चूंकि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक परिस्थिति में तैयार किया जाता है, मानक परिस्थिति अर्थात तापमान हो 25 डिग्री सेल्सियस, सांद्रता हो 1 मोलर तथा अगर दाब की बात आए तो हमारा दाब हो 1 एटीएम। चूंकि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक परिस्थिति में तैयार किया जाता है, इसलिए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और आगे हम इसी का वर्णन देखने जा रहे हैं। देखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। यह है मानक इलेक्ट्रोड विभव, इस इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड विभव जो कि मानक परिस्थिति में तैयार किया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव।
और यहां हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, यहां विभव शब्द नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर विभव शब्द नहीं आया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है। देखिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट। ये जो प्लेटिनम की प्लेट है इसके ऊपर एक प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया जाता है और ये प्लेटिनम की प्लेट एक प्लेटिनम के तार से जुड़ी हुई रहती है कुछ इस प्रकार। अब ये जो प्लेटिनम का तार है ये कांच की नली में लगा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से। इस कांच की नली के अंदर ये जो प्लेटिनम का तार है ये मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा हुआ रहता है। ये है हमारी कांच की नली। इस कांच की नली में ये प्लेटिनम का तार मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा हुआ रहता है। यहां से इसका संबंध कॉपर के एक अन्य तार के द्वारा किसी भी भारी परिपथ से किया जा सकता है। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या ली, हमने सबसे पहले लिया एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट जिसके ऊपर हमने प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया। प्लेटिनम की ये प्लेट किससे जुड़ी हुई थी, प्लेटिनम के एक तार से जुड़ी हुई थी। प्लेटिनम का तार किस में लगा हुआ था, कांच की एक नली के अंदर, और इस कांच की नली के अंदर ये प्लेटिनम का तार इस मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा हुआ रहता है और यहीं से इसका संबंध हम आसानी से भारी परिपथ से करा सकते हैं। अब देखिएगा ये जो कांच की नली है, ये जो प्लेटिनम की प्लेट है, इस प्लेटिनम की प्लेट के चारों ओर एक कांच का जैकेट होता है कुछ इस प्रकार से। यह है कांच का जैकेट। इस कांच के जैकेट के ऊपर एक पार्श्व नली लगी हुई रहती है यहां पर इस जगह, और नली का एंट्री पॉइंट यहां से रहता है। यह था हमारा कांच का जैकेट। इस कांच के जैकेट के ऊपर क्या लगी हुई है, पार्श्व नली। इस पार्श्व नली का एंट्री पॉइंट जो है वो यहां से ही, और यहीं से हम इस पूरे इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करेंगे। हाइड्रोजन गैस क्यों प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस इलेक्ट्रोड को हम ये कौन सा इलेक्ट्रोड बनाना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम यहाँ से कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें मानक परिस्थिति में तैयार करना है इसलिए इस हाइड्रोजन गैस का जो दाब है वो होना चाहिए 1 atm। अभी हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित नहीं की है, हम केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन गैस यहाँ आएगी तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा तो इस प्लेटिनम की प्लेट के द्वारा अधिशोषित कर ली जाएगी, ठीक है। तो बाकी मात्रा कहाँ जाएगी, बाकी मात्रा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेटिनम की प्लेट की सीध में हम इस कांच के जैकेट में छिद्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, जिससे होगा क्या कि हाइड्रोजन की कुछ मात्रा तो प्लेटिनम की प्लेट के द्वारा अधिशोषित कर ली जाएगी तथा बाकी मात्रा इन छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगी। ध्यान रखिएगा अभी हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित नहीं की है। अभी हमारा इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को ले जाकर 1 मोलर धातु आयन के अम्लीय विलयन के अंदर डुबो देते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम किसके अंदर डुबो रहे हैं, धातु आयन के विलयन के अंदर। और चूंकि ये इलेक्ट्रोड आपको कौन सी परिस्थिति में तैयार करना है, मानक परिस्थिति में, इसलिए इस धातु आयन के विलयन की सांद्रता कितनी होना चाहिए, 1 मोलर। इस इलेक्ट्रोड को 1 मोलर धातु आयन के विलयन के अंदर डुबो दिया जाता है। अब समय आ गया है हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने का। अब हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा 1 atm वायुमंडलीय दाब पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ आएगी तो इस हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा तो प्लेटिनम की प्लेट के द्वारा अधिशोषित कर ली जाएगी तथा शेष हाइड्रोजन गैस इन छिद्रों में से बाहर निकल जाएगी और बाहर किस में आ जाएगी, इस विलयन के अंदर आ जाएगी हाइड्रोजन गैस।
कुछ ही देर में क्या होगा कि इस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन तथा इस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन दोनों में साम्य स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार बने इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहते हैं, हाइड्रोजन का H और इलेक्ट्रोड का E अर्थात शॉर्ट में इसे शी भी कहा जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड के रूप में भी कार्य करता है और कैथोड के रूप में भी कार्य करता है। मैंने माना सपोज ये एनोड के रूप में कार्य कर रहा है, तो जब अगर ये एनोड के रूप में कार्य करेगा तो इसके ऊपर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। किस प्रकार होगी देखिएगा, ये है हाइड्रोजन गैस। जब इस H2 का ऑक्सीकरण होगा तो एक एक करके होगा। H ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। जब पहला वाला H इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो H+ में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इसी प्रकार दूसरा H भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो दूसरा H+ प्राप्त हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। इस प्रकार इसकी समीकरण तैयार हो जाती है। एक और बार देखिएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों के रूप में कार्य करता है। जब ये एनोड के रूप में कार्य करेगा तो इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा और H2 H+ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि पहले देखिएगा थी प्लेटिनम की एक प्लेट। इस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी। इस हाइड्रोजन गैस का जो दाब था वो था 1 atm। हुआ क्या, ये हाइड्रोजन गैस H+ के रूप में परिवर्तित हो गई। चूंकि H+ विलयन के अंदर गए हैं इसलिए एक्वस लिखेंगे यहाँ पर, तथा उस विलयन की सांद्रता थी 1 मोलर, C बराबर 1 मोलर। हम इस प्रकार भी समीकरण को लिख सकते हैं। थैंक यू।